हेलो बच्चों। इनफैक्ट अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता, आदमी वहीं फिसल के नीचे गिर जाता। अभी मेरे पैर तो आप देख नहीं पाओगे, तो एक काम करते हैं, हम अपने हाथों को अपना पैर बनाते हैं, थोड़ा सा हम कैमरे के नजदीक आते हैं। आइए देखिए, अब मान लिया आदमी इधर चल रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर, ठीक है, ओके। सो चलेगा कैसे? वो उसके दो पैर हैं, एक पैर को वो उठाएगा, आगे रखेगा और इस पैर को जमीन पे टिका लेगा, ठीक है। अब दूसरा पैर उठेगा और आगे बढ़ेगा, दूसरा पैर उठेगा और आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा पैर, ठीक है। इंटीग्रेशन से मुक्ति मिल गई। वरना क्या बड़ा भयानक सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, बेटा दो वेक्टर हैं, डॉट भी है, इंटीग्रेशन भी है, बड़ा भयानक फॉर्मूला है, इसको सिंपलीफाई किया। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज की क्लास के अंदर हम डेडिकेट करेंगे वर्क डन के ऊपर। वर्क डन क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि काम किसे कहते हैं, तो जो काम है, जैसे आप कहो कि सर मैं पढ़ रहा हूं, यह भी तो एक काम है, मैं बोल रहा हूं, यह भी तो एक काम है, मैं सोच रहा हूं, यह भी तो एक काम है, ये पर्सन डंबल्स उठा रहा है, यह भी तो एक काम है। डेफिनेटली आमतौर पे जो काम को हम बोलते हैं, जो वर्क को हम बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। हम जिस वर्क की बात कर रहे हैं बेसिकली वो है मैकेनिकल वर्क। क्या है? मैकेनिकल वर्क। सोचना एक काम जरूर है लिटरली, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क नहीं है, मैकेनिकल वर्क नहीं है। तो अब ये वर्क क्या होता है? आज की क्लास में हम यही बातों को पढ़ने वाले हैं। वर्क क्या है, वर्क क्या करता है, वर्क कैसे होता है, कितना वर्क डन होता है, कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो कितना वर्क डन होगा, वेरिएबल फोर्स होगा तो कितना वर्क डन होगा, ग्राफ दिया होगा तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो बेटा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है अब। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क डन, द मैथमेटिकल डेफिनेशन। वर्क डन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? तो हमें छोटी क्लास से, मतलब 9th क्लास से बताया जाता है वर्क के बारे में थोड़ा बहुत, और वहां पर जो हमें डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पे कि कितना बड़ा फोर्स आपने लगाया, दूसरा ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। जब हम वर्क की बात करते हैं तो हमें दो एस्पेक्ट सोचने हैं। पहला कि किसके द्वारा वर्क की बात की जा रही है, तो फोर्स है जिसके द्वारा वर्क की बात की जा रही है। दूसरा, किस पर वर्क की बात की जा रही है, वो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क की बात की जा रही है। मतलब हम एक फोर्स के द्वारा एक ऑब्जेक्ट पर वर्क की बात कर रहे हैं। और छोटी क्लास में आपको बताया गया किसी भी फोर्स का वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी सी बात अगर हम और बड़ी क्लास से करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसको और एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा से। और सोफिस्टिकली लिखे हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या है? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्केलर प्रोडक्ट कह लीजिए या डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे जो क्वांटिटी बनती है वो एक स्केलर क्वांटिटी बनती है, स्केलर क्वांटिटी बनती है, ठीक है। सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है बेटा न्यूटन में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है मीटर में। तो न्यूटन मीटर बोल सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट को। इसी को हम एक और तरीके से बोलते हैं जूल्स। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो है न्यूटन मीटर या फिर जूल्स के बराबर, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको अगर हम और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो वर्क लिखा जाता है इंटीग्रेशन एफ डॉट ds, या एफ डॉट dr भी कह सकते हैं इसको, एफ डॉट dr, वेयर dr इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट,
dr इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो dr ज्यादा पॉपुलर टर्म है तो इसलिए मैं dr यहां पे लिख देता हूं f डॉट dr। ठीक है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट बच्चों, अच्छा लेकिन थोड़ी सी बात पहले हम डॉट प्रोडक्ट की यहां पे कर लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ताकि वो बच्चे भी समझ जाएं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है बेटा, ये होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नाउ अगर ए एंड बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो एंगल थीटा 90 हो गया और कॉस 90 0 हो गया। एंगल थीटा 90 हो गया और कॉस 90 0 हो गया, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब हमारे पास ये 90 डिग्री रहता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 हो जाता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, एंगल कितना है बेटा, 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा बेटा, लिखा जाएगा ए इंटू बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और अगर एंगल कितना है बेटा हमारे पास, 180 है। अगर एंगल कितना है बेटा हमारे पास, 180 है, तो cos 180 होता है -1। तो हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर को क्या लिखेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a b cos 180, दैट मींस माइनस a इंटू b, दैट इज द एंगल, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट व्हेन द एंगल इज 180। और कोई भी और एंगल रहेगा थीटा तो a डॉट b विल बी a b cos थीटा। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा भाई, अगर हमें दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कैसे लेंगे, आइए यहां पर देखते हैं। सपोज मेरे पास आई कैप है और इसको मैं जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, तो आई और जे आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, तो कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जे वेक्टर डॉट के वेक्टर करेंगे तो भी 0 मिलेगा, या आई वेक्टर डॉट के वेक्टर करेंगे तो भी 0 मिलेगा आपको। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है, तो हम आई को डॉट लेते हैं आई के साथ, तो कितना आता है बेटा, 1 आता है, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इस वाले आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो cos 0 भी 1 है। ठीक है, सिमिलरली जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, और के वेक्टर डॉट के वेक्टर भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि डॉट प्रोडक्ट आखिरकार क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आखिरकार क्या होता है, इसका एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पर वर्क के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, सो नाउ वी नो कि व्हाट इज अ डॉट प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आई को आई से करेंगे तो 1 आता है, जे को जे से करेंगे तो 1 आता है, के को के से करेंगे तो 1 आता है, आई जे को करने पर क्या आता है, 0, आई के को करने पर क्या आता है, 0, के और जे को करने पर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, खैर हमने वर्क की सबसे सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन यहां पर लिखी है। ये सब फॉर्मूले भी हैं, बट ये कुछ केसेस में लगते हैं, आगे हम पढ़ेंगे किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे प्योर डेफिनेशन कौन सी है बेटा, वो ये है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। बेटा ये क्या है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है मैंने। अभी हम इसके ऊपर आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग भी समझाऊंगा कि मैकेनिकल वर्क आखिरकार कर क्या रहा है, मैकेनिकल वर्क आखिरकार कर क्या रहा है। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन में भी अभी एक चीज अधूरी है। हमें फोर्स का मतलब समझ में आया, फोर्स तो फोर्स जो लग रहा है, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, समझ में आया, पर ये डीआर क्या है, तो हमने कहा डीआर होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसका डिस्प्लेसमेंट होता है ये, आखिरकार ये डीआर किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ी सी इसकी बात को समझने की करते हैं कोशिश। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डीआर आखिरकार किसका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट है ये डीआर आखिरकार। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे सर ये जो डीआर होता है ना, ये डीआर होता है ऑब्जेक्ट का। तो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझने की करते हैं कोशिश। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है।
एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि जो मेरे पास एक रॉड थी और इस पॉइंट पर हिंज थी, रॉड थी और इस पॉइंट पर हिंज थी, ठीक है। रॉड की लेंथ L मान लेते हैं, मास को M मान लेते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे, कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे होंगे? तो इसका जो एक सेंटर है या सेंटर ऑफ मास है यहां पर, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? mg, ठीक है। और फोर्स F हमने नीचे लगा रखा है एंड पॉइंट पर, और ये कांस्टेंट फोर्स हमें दे रखा है, ठीक है। और यहां पर ये हिंज है, तो इस हिंज पर भी एक फोर्स लग रहा होगा, एंड लेट अस से ये जो फोर्स है हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में होगा, तो हमने मान लिया कि ये फोर्स कुछ तिरछा लग रहा है, F डैश, ठीक है। F डैश कुछ तिरछा लग रहा है, मुझे नहीं पता किस तरफ लग रहा होगा, तो मैंने कुछ तिरछा मान लिया, व्हाटएवर, ठीक। अब इस फोर्स के चलते 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 इस रॉड को हमने सीधा कर दिया। जब रॉड इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो अभी भी फोर्स इस पर F ऐसे ही लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा होगा, और ये भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, पता नहीं कितना होगा, चेंज हो सकता है, दैट इज अ वेरिएबल फोर्स, ये एक वेरिएबल फोर्स हुआ, ठीक है। बट F कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है और mg भी यहां पर क्या है बेटा? कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे और देखते हैं कि यहां पर अगर हमें वर्क डन निकालना है फोर्स F का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है? अब देखिए बेटा, ये रॉड यहां से घूमकर यहां आ गई, ये रॉड यहां से घूमकर यहां आ चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, रॉड का लेंथ क्या है? L है, ठीक है, और रॉड घूम के यहां से आ चुकी है, सारे फोर्सेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड? रॉड का डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? अब देखो, यहां पर इसी मिसकंसेप्शन को हमें ठीक करना है, ठीक है। रॉड के अलग अलग पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, रॉड के अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अभी तक आपको दिक्कत इसलिए नहीं आती थी क्वेश्चंस करने में, बिकॉज आपको रोटेशन नहीं दिया होता था, एक बड़े ऑब्जेक्ट को घूमते हुए नहीं देते थे। आपको दिया बस है, सीधी जा रही है, ब्लॉक है, सीधा जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सीधा जा रहा है। जब तक वो सीधा जाता रहेगा ना, तब तक आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में चीजें घूम भी सकती हैं, और जब चीजें घूमेंगी ना, तो आपको ज्यादा प्योर डेफिनेशन की जरूरत होगी ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये वाला पॉइंट है, ये बेटा यहां से लेकर यहां पहुंचा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा। जो एंड वाला पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा ये रहेगा, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और जो हिंज है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो बेटा 0 होगा। सो वेरी क्लियरली डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट पॉइंट्स have different displacements. Different points have different displacement. तो अगर मैं कहूं what is the displacement of the rod, तो it has no meaning. It has no meaning. तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको फोर्स F का वर्क डन निकालना है, अगर आपको फोर्स F का वर्क डन निकालना है, तो किसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे? जो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट dr, इसमें dr किसका डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा? तो बेटा हमने कहा dr होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स का अलग है ना, तो किसका लेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पॉज करके कमेंट में लिखो किसका है, मेरे लिखने से पहले पॉज करके कमेंट में लिखो किसका डिस्प्लेसमेंट है ये, तब देखना कि आपने सही कहा कि गलत किया कहा, आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा, ठीक है ना। देखो dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर ये फोर्स F की बात करें तो जो ये वाला पॉइंट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। अगर हम mg के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। और अगर हमें हिंज फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो हमें इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। ठीक, मतलब अगर हम डिफरेंट फोर्सेस का वर्क डन निकालना चाह रहे हैं इस केस में, तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी है, वो तीनों के लिए अलग अलग आने वाली है। इस फोर्स के लिए इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स के लिए इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, और इस फोर्स के लिए इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? चलो इस बात को और समझाते हैं क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, ठीक है। सपोज एक आदमी आगे की तरफ जा रहा है, अ पर्सन इज वॉकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक आदमी आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं इस आदमी पर जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये माना कि इस आदमी की एक्सेलरेशन राइट में है कुछ a, इस आदमी की एक्सेलरेशन राइट में है कुछ a। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है जो इसको राइट में चला रहा है, वो कौन सा फोर्स है जो इसको राइट में आगे की तरफ बढ़ा रहा है? कमेंट में अपने आंसर दीजिए। विच फोर्स इज मूविंग दिस मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप सोचे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा इस पे लग रहा होगा सर एक mg फोर्स, इस पे लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, इस पे लग रहा होगा एक फ्रिक्शन फोर्स। कोई और फोर्स लग रहा है इस पर? जमीन तो नॉर्मल लगा रही होगी, फ्रिक्शन लगा रही होगी, ग्रेविटी mg लगा रही होगी। बड़े से बड़ा आप बात कर सकते हैं तो सर इस पे लग रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, इस पे लग रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, जो बहुत कम होगा क्योंकि ये चल रहा है आराम से। एयर रेजिस्टेंस उतना बढ़ता है जितना तेजी से आप चलते हो। buoyancy is going to be negligible, very small, very small. So let's not go into buoyancy and air resistance, let us neglect them and let's talk about mg, normal and friction. Now mg लग रहा है नीचे की तरफ ऐसे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? फ्रिक्शन कहां लग रहा है? तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये आदमी जा रहा है आगे की तरफ, इसलिए फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो बेटा फ्रिक्शन मेजर मिसकंसेप्ट्स नाम से मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। फ्रिक्शन के 3 लेक्चर इनफैक्ट रिकॉर्ड किए थे मैंने। पहला था फ्रिक्शन मेजर मिसकंसेप्ट्स, दूसरा था फ्रिक्शन 2.0 और तीसरा था फ्रिक्शन एंड गेम। ठीक है ना, तो मैंने जब पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो उसमें मैंने इस चीज को बहुत क्लियरली समझाया था। ठीक है, कि फ्रिक्शन चलाने के लिए भी चाहिए, चलने के लिए भी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी चाहिए, और फ्रिक्शन रुकने के लिए भी चाहिए। तो फ्रिक्शन को पर्सन के चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता, आदमी वहीं फिसल के नीचे गिर जाता। तो ये आदमी आगे जा रहा है, ये आदमी आगे जा रहा है और उसको ले जाने वाला कौन है बेटा? फ्रिक्शन ही है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आने वाली है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी बेटा आगे की तरफ। इसके पैरों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी आगे की तरफ। फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन इसके पैर पे आगे की तरफ। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन हिज फीट। ये आदमी आगे जा रहा है और ये फ्रिक्शन ही इसको आगे लेके जा रहा है। ये अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेल रहा है। ये आदमी अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेल रहा है और जमीन इसको आगे धकेल रही है। यकीन ना हो तो अपने चेयर से खड़े हो और जमीन पर बड़े आराम से स्लो मोशन में चलने की कोशिश करें और देखें आप जमीन को किधर धकेल रहे हैं। जहां जमीन को आप धकेल रहे हैं, जमीन आपको उससे उल्टी डायरेक्शन में धक्का मार रही होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि फ्रिक्शन इस पर आगे की तरफ लग रहा है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बहुत डिटेल में फ्रिक्शन द मेजर मिसकंसेप्ट्स में इस चीज को समझाया है, जाकर आप वीडियो को देख लेना। चलिए भाई, अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है
और ये पर्सन जा भी आगे रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ डी है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जो इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन मैन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन मैन क्या है? क्या ये बेटा जीरो है, क्या ये बेटा नेगेटिव है, क्या ये बेटा पॉजिटिव है? ठीक है, तो पहला इसमें गलती क्या होती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती क्या होती है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहली गलती ये होती है कि हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को गलत मान लेते हैं, पीछे मान लेते हैं, गलती कर बैठते हैं। आगे है मैंने बता दिया, जिसको नहीं भी समझ में आया वो फिलहाल मान के चले फ्रिक्शन हमारा क्या है, आगे की तरफ है। फ्रिक्शन आगे है, आदमी जा भी आगे रहा है, बताना क्या है आपको कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो आप सोचिए समझिए, नीचे रिस्पॉन्स कीजिए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, फिर हम इसका आंसर देंगे। डोंट वरी, पूरा आंसर देके भेजूंगा आपको। चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक आदमी स्टेयर पे चढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चढ़ रहा है बट चढ़ रहा है, ठीक ना। एक आदमी जो है स्टेयर्स पे चढ़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है बेटा आपने अपने जीवन में कभी ना कभी स्टेयर्स तो चढ़ी होंगी, ठीक है ना। आप चढ़ रहे हैं स्टेयर्स को, आपके घर में भी स्टेयर्स होंगी, ठीक है ना, आपके घर में भी स्टेयर्स होंगी। कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी आप क्या नाम है, नहीं तो रेल में जा रहे हैं, तो वहां पर भी चढ़ने के लिए क्या होती है, स्टेयर्स होती है, ठीक है ना। बस में स्टेयर्स रहती हैं, ठीक है। तो स्टेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, एंड यू आर क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ठीक है। सो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, तो आपके पैरों पर ये स्टेयर्स एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ लगा रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके पैरों पर एक यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। फटाफट दिखाते हैं इसको, यहां पर आपके पैरों पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली आप जा भी ऊपर रहो, ये तो आदमी आपको एनिमेशन में वही दिख रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली आदमी ज्यादा ऊपर ही रहा है ना, ठीक है ना। तो आप जा भी ऊपर रहे हो, आपके पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और आप चढ़ भी ऊपर रहे हो, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है वापस से कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन कितना है, ऑन मैन कितना है? क्या ये जीरो है, क्या ये पॉजिटिव है, या फिर ये नेगेटिव है? वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन मैन, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल नॉट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन कितना है? क्या ये जीरो है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? ठीक है, चलिए। जो दो क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे, दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। आप अपना आंसर बेटा कमेंट करिए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है, दोनों केसेस का आप आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि सर हमारा ये आ रहा था, हम ये सोच रहे थे। मतलब मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं, जहां जरूरत लगती है वहां पर मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट्स करते रहिए, मुझे कमेंट से मालूम पड़ता है कि आपको मेरे लेक्चर्स में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना फन आ रहा है। फिजिक्स इज बेसिकली अ फन, ठीक है ना। फिजिक्स एक फन है, फिजिक्स बहुत मजेदार है, ठीक है ना। एंड एक बहुत बड़े मतलब प्रोफेसर हैं फिजिक्स के MIT में, वो कहते हैं कि दोज हु मेक्स फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो हमें फिजिक्स को बहुत फन से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना मजा आपको आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जब आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको देखनी है आदमी की नहीं देखनी है, पूरे आदमी की डिस्प्लेसमेंट नहीं देखनी है। आपको क्या देखना है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कैसे चल रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा, मेरे पास अभी मेरे पैर तो आप देख नहीं पाओगे, तो एक काम करते हैं, हम अपने हाथों को अपना पैर बनाते हैं, थोड़ा सा हम कैमरे के नजदीक आते हैं। आइए देखिए, अब मान लिया ये आदमी इधर चल रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर, ठीक है, ओके। सो चलेगा कैसे? वो उसके दो पैर हैं, एक पैर को वो उठाएगा, आगे रखेगा और इस पैर को जमीन पे टिका लेगा, ठीक है। अब दूसरा पैर उठेगा और आगे बढ़ेगा, दूसरा पैर उठेगा और आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा पैर, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है चलने का तरीका क्या है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक बार में एक पैर जमीन पर आता है, दूसरा पैर रुक जाता है, फिर वो दूसरा पैर चलता है, ठीक है ना। मतलब जब ये वाला पैर आगे बढ़ रहा है, और ये रुका हुआ है, ये आगे बढ़ रहा है, ये रुका हुआ है, ये आगे बढ़ रहा है, ये रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक बार में एक पैर आगे बढ़ रहा है। जो पैर आगे जा रहा है वो तो हवा में है ना, जो पैर आगे जा रहा है वो तो हवा में है,
उस पर तो फ्रिक्शन है नहीं। किस पर फ्रिक्शन है? जो जमीन पे टिका हुआ है उस पर फ्रिक्शन है, जो जमीन पे टिका हुआ है उस पर फ्रिक्शन है। ठीक है, तो जो पैर जमीन से टिका हुआ है, जमीन पे लगा हुआ है, उसके ऊपर फ्रिक्शन आ रहा है। अच्छा, जो टिका हुआ है वो चल नहीं रहा, जो टिका हुआ है वो चल नहीं रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब वो चलता है तब वो हवा में होता है, तब उस पर फ्रिक्शन नहीं होता। मतलब जब फ्रिक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट है तो फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होना चाहिए मैन के ऊपर? 0 होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। ठीक है ना, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। लगता है कि सर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन निकलता कितना है? 0 निकलता है। ठीक है, तो भैया आगे देखते हैं, अगले चीज को देखते हैं। देखिए भैया यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है। यहां पर हमने कहा कि आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जा भी आदमी ऊपर रहा है, लेकिन फिर भी जो वर्क डन आएगा इसके ऊपर कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। अब आप समझ गए होंगे। चढ़ते भी तो हम ऐसे ही है ना, हम एक पैर स्टेयरकेस पे रखते हैं और दूसरा पैर ऊपर जाता है। जो पैर स्टेयरकेस पे रखा वो नहीं चल रहा है, दूसरा पैर ऊपर जा रहा है, फिर वो पैर जम जाता है और पहले वाला पैर ऊपर जाता है, और इस तरीके से हम चढ़ते हुए चले जाते हैं, इस तरीके से हम चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जो पैर ऊपर जा रहा है वो हवा में जा रहा है, उसके ऊपर नॉर्मल नहीं लग रहा, और जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा है वो टिका हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वापस से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? वर्क डन 0 देगा। आइए अगले केस में बढ़ते हैं। अगले केस में हमारे पास बेटा एक एक्सेलरेटर है। ठीक है ना, अब जो ये एक्सेलरेटर होता है ना, इसके साथ क्या होता है? अब एक आदमी जो है एक्सेलरेटर पे मान लिया यहां पे खड़ा हुआ है, कौन सा रंग ले जो इस पे दिखे। ठीक है, ये आराम से यहां पे खड़ा हुआ है, थोड़ी देर में ये एक्सेलरेटर इसको ऊपर ले जाएगा और ये आदमी यहां तक पहुंच जाएगा, और ये आदमी यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप कुछ तो दिख ही रहा होगा आपको यहां पे। ठीक है, ये आदमी जो है वो यहां से लेकर चढ़ते चढ़ते यहां पे पहुंच गया। ठीक है, इसके पैरों पर भी यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा है, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और अल्टीमेटली देखा जाए तो ये आदमी ऊपर ही तो जा रहा है, ये आदमी ऊपर ही तो जा रहा है। यस और नो? ठीक है, तो अब यहां पे कोई पूछे कि वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, यहां पे कोई आपसे पूछे कि भैया वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वर्क डन बाय जो नॉर्मल है ऑन मैन, कितना आएगा यहां पे वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन? इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव दिस टाइम। इस बार ये पॉजिटिव होगा, इस बार 0 नहीं होगा, इस बार नेगेटिव नहीं होगा, इस बार पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि इस बारी जिस भी सीढ़ी पे वो चढ़ गया, अब वो अपने पैर को उठा ही नहीं रहा, वहां पे टिकाए हुए है, और वो पैर खुद ब खुद ऊपर जा रहा है, वो पैर खुद ब खुद ऊपर जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट खुद चले तो फिर वर्क डन आएगा, तो फिर वर्क डन आ जाएगा। उस पॉइंट की खुद की डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फोर्स भी ऊपर है, जा भी ऊपर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव आने वाला है। वर्क डन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन दिस केस। ठीक है, ये तो हमने वर्क डन की बात करी, पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये भी बात करी। थोड़ा सा अब हम इसके फिजिकल मीनिंग में आते हैं वर्क डन के, और यहां पर वर्क को एनर्जी से रिलेट करने की करते हैं कोशिश। ठीक है, आइए देखते हैं इस वाले केस में, देखते हैं क्या हो रहा है। इस वाले केस में जब आदमी नीचे से ऊपर पहुंच गया, मान लिया यहां पर था आदमी, पहली स्टेयर पे था, और इस पे चलता 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 यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां था और अल्टीमेटली ये यहां पहुंच गया। ठीक है, ओके, तो जब ये h हाइट ऊपर चढ़ गया तो इसके अंदर बेटा एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी? mgh की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हर किसी को पता होगा बेटा, हाइट बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाती है। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि जब ये आदमी ऊपर चढ़ा और उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो कहां से आ रही है इसके अंदर एनर्जी? हमने कहा एनर्जी जो है ना ही तो वो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, ना ही वो क्रिएट होती है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि जब ये आदमी ऊपर चढ़ रहा है और इसकी हाइट बढ़ रही है, इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो कहां से आ रही है? कौन इस पे वर्क कर रहा है? ठीक है, तो क्लियरली यहां पर स्टेयरकेस तो इस पे वर्क नहीं कर रहा, हमने पहले बोला 0 है वर्क इसका, तो ये तो वर्क कर नहीं रहा, तो कहां से आ रही है इसके पास एनर्जी?
तो इसका आंसर है इसके पास एनर्जी आ रही है इसकी इंटरनल मैकेनिज्म से, मतलब जो उसने खाया पिया है उसकी एनर्जी इसको मिल रही है। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो उसकी वो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, उसने वो एनर्जी क्या कर ली, कंज्यूम कर ली होगी। तो जो फूड की केमिकल एनर्जी इसको मिल रही है ना, उस एनर्जी से ये ऊपर चढ़ रहा है और वो एनर्जी कम हो रही है। वहीं पर आते हैं इस केस में। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें तो आराम से खड़ा हुआ है ना, इस बार तो वो अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर नहीं रहा ऊपर चढ़ने के लिए। इस बार इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, ये एक्सेलरेटर ऊपर लेके जा रहा है। तो इसको जो ऊपर जाते वक्त एनर्जी मिल रही है, mgh की एनर्जी जो इसको ऊपर जाते वक्त मिल रही है, ठीक है, ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, ये हमने कहा एक्सेलरेटर इस पे वर्क करके इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है mgh कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एक्सेलरेटर इस पे वर्क करके इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा एक्सेलरेटर इज डूइंग वर्क ऑन द मैन, अ पॉजिटिव वर्क ऑन द मैन, और इस आदमी के ऊपर एनर्जी इस एक्सेलरेटर से इसको मिली। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है, इस एक्सेलरेटर को एनर्जी कहां से मिल रही है, इस एक्सेलरेटर को एनर्जी कहां से मिल रही है। तो बेटा इस एक्सेलरेटर को एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी गिव्स इट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी गिव्स इट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इसको एनर्जी देता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जो इसको एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी से ये एक्सेलरेटर चल रहा है और वो एनर्जी अल्टीमेटली इस आदमी के अंदर जा रही है थ्रू वर्क। तो वर्क क्या हुआ, एक तरीके से वर्क एक प्रोसेस हुआ, वर्क एक तरीका हुआ, वर्क एक फिनोमिना हुआ, जिसके जरिए क्या हो रहा है, एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, या एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन एक प्रोसेस है। अगर फिजिकली समझना है आपको तो फिजिकली क्या मीनिंग है वर्क का, वर्क एक प्रोसेस है जिसके जरिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगी या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वर्क डन। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ टेक्निकल बातें करते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कंसेप्चुअल बातें कर ली, और खैर एक चैलेंजर भी हमारे पास है आपके लिए। ठीक है, तो इस चैलेंजर को आपको आंसर देना है और लिखना है आपको। ठीक है, कि क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड साइन ऑफ वर्क डन इन मून वॉक। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है और वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए जब ये माइकल जैक्सन मून वॉक कर रहा है, आई होप आप में से काफी सारे बच्चों ने मून वॉक को ट्राई किया होगा, तो इसके दो पैर हैं, इसके दो पैर हैं, जैसे इसका पैर नंबर 1, इसका पैर नंबर 2। अब जो पैर इसका पीछे होता है ना, जो पैर इसका पीछे होता है, ठीक है, वो है फिक्स, वो रुका हुआ है, और दूसरा पैर ये घिसराकर पीछे लेके जाता है। दूसरा पैर क्या होता है, घिसराकर पीछे लेके जाता है, और फिर जब ये पहले वाले पैर से भी पीछे चला जाता है तो फिर वो पैर जो होता है रुक जाता है और फिर पहले वाले पैर को ये पीछे लेकर आता है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं इसके जो दो पैर हैं उनकी कंडीशन क्या है, एक पैर जो फिक्स है वो है पैर नंबर 1, और पैर नंबर 2 क्या है, जो घिसते हुए पीछे आ रहा है, जो घिसरते हुए पीछे आ रहा है। इन दोनों के ऊपर ही फ्रिक्शन लग रहा है, इन दोनों के ऊपर ही फ्रिक्शन लग रहा है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि आप लोग अपनी सीट से उठो एंड ट्राई टू डू द मून वॉक, ट्राई टू डू द मून वॉक। आप खुद एक बार मून वॉक करके देखिए और देखिए, खुद फील कीजिए कि आपके पैर पर फ्रिक्शन किस तरीके से लग रहा है, आपके पैर पर फ्रिक्शन किस तरीके से लग रहा है। इस चीज को आप खुद फील करने की करिए कोशिश, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि डायरेक्शन किस तरफ है। और फिर हमें आपको ये भी बताना है कि जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, या फिर आप भी बता सकते हो कि पैर नंबर 1 पे कितना वर्क डन होगा, पैर नंबर 2 पे कितना वर्क डन होगा। इंडिविजुअली बता सकते हो कि पैर नंबर 1 पे कितना वर्क डन है एंड पैर नंबर 2 पे कितना वर्क डन है। ये भी आप अलग अलग बता सकते हो और जोड़ के भी अपना आंसर बता सकते हो कि नेट वर्क डन कितना आने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चैलेंजर है बेटा आप लोगों के लिए, आप लोगों को करना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब कुछ और टेक्निकल चीजों पे। हमने अभी तक केवल वर्क की फील समझी है कि वर्क है क्या चीज, ठीक है ना, और उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। हमने कहा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको केसेस बाय केसेस देखेंगे, एक बारी कांस्टेंट के लिए, एक बारी वेरिएबल के लिए और एक बारी ग्राफ के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। हेलो बच्चों,
और सबका सम। हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब है ना ही तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो वक्डन लिखा जाएगा W = F वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन dr। क्योंकि F कांस्टेंट था, मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब dr वेक्टर के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा कि लेटस से हमारे पास एक पाथ कुछ इस तरीके से है, हमारे पास कुछ इस तरीके से पाथ है यहां पे, ठीक है। अब इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, थोड़ा सा पहले यहां गया, फिर 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 यहां गया, और इस तरीके से चल रहा है। जो ये छोटे छोटे एरोज हैं, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। इन सब का वेक्टर सम कितना होगा? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है इसका मतलब? एडिशन। तो हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को क्या कर रहे हैं बेटा? यहां पर ऐड कर रहे हैं। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये एडिशन कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का एडिशन करें तो वेक्टर अलजेब्रा लगेगा ना यहां पर। तो व्हाट इज द वेक्टर सम ऑफ दीज वेक्टर? दिस इज द वेक्टर सम। ये है हमारे पास वेक्टर सम। सो इन सब dr वेक्टर्स का जो इंटीग्रेशन होगा, dr वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा, डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर यही तो होता है ना, जब बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर्स का हमें सम करना होता है तो हम उनको इन ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं, और जो पॉलीगन को क्लोज करने के लिए साइड बनाई जाती है वो होता है रिजल्टेंट। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा आर वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता तो आप इंटीग्रेशन ऑफ dr कहते। इंटीग्रेशन ऑफ dr आपको ये लेंथ देता, ये लेंथ देता। dr वेक्टर का इंटीग्रेशन ये लेंथ देगा। ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। आई बात समझ में? सो dr वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, तो यहां पे हम कहेंगे बेटा वक्डन क्या है? वक्डन है f वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। f वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ये हमारे पास क्या है? वक्डन है, ठीक है। ओके, अब यहां से इंटीग्रेशन निकल चुका है। मतलब जब भी कांस्टेंट फोर्स की बात की जाएगी तो हमें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी कांस्टेंट फोर्स की बात की जाएगी हमें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें इंटीग्रेशन तभी करना पड़ेगा जब हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है उसका वर्णन लिखा जाता है इस तरीके से। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? डॉट प्रोडक्ट बताया था ना, एफ डेल्टा आर cos थीटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा। तो f डेल्टा r cos थीटा इज द वक्डन। f डेल्टा r cos थीटा इज द वक्डन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा r इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा क्या है? f और डेल्टा r के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, सिंपल एंगल दे दिया थीटा, तो आप ये यूज कर लेंगे। अब ध्यान रखना, अगर थीटा 0 हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, थीटा नेगेटिव हुआ मतलब थीटा 180 हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, और थीटा अगर 90 हुआ तो ये 0 आ जाएगा। और किसी भी और एंगल के लिए आपको थीटा की वैल्यू लिखनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से पहले यहां पे समझते हैं, फिर उसके बारे में और इलैबोरेट करेंगे हम। यहां पर देखिए, मान लिया हमारे पास यहां पर एक बॉक्स है, ठीक है, और हमने इसके ऊपर यहां पर एक फोर्स लगा दिया, कुछ इस तरीके से हमने यहां पर एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। एंड लेट अस से जो ये फोर्स हमारे पास है ये है 20 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, लेट अस से ये एंगल 37 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और इस फोर्स के चलते हुए ये आगे बढ़ गया। कितना आगे गया बेटा? ये हमने कहा कि मान लिया कि गया आगे, लेट अस से 5 मीटर आगे गया, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं इस फोर्स का कितना वक्डन होगा। हम जानना चाहते हैं इस फोर्स का कितना वक्डन होगा। तो हम क्या कहेंगे? देखो, हम कहेंगे देखो ये फोर्स कितना है, फोर्स ऑफ दिस 20 न्यूटन कितना वक्डन होगा देखते हैं। तो फोर्स कितना है? 20 का है, और डिस्प्लेसमेंट कितने बेटा? 5 है, और एंगल कितना है हमारे पास? 37 है। तो 100 cos 37 बेटा, cos 37 कितना होता है? cos 37 होता है बेटा 4/5। याद करना बेटा ये वैल्यू cos 37 की, जिसको याद नहीं याद कर लेना। तो ये हो गया 80 जूल्स के बराबर, 80 जूल्स के बराबर हमारे पास आंसर आ गया। तो 80 जूल का वक्डन इसने यहां पे कर दिया। यहां पर और भी तो फोर्सेस होंगे, यहां पर और भी तो फोर्सेस होंगे, बिल्कुल होंगे। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे यहां पर? तो एक तो लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, ऐसे लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, ठीक है ना।
तो ग्रेविटी जो है यहां पर mg, उसके साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ग्रेविटी लग रही है ऐसे, जा रहा है ऐसे, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री है तो ग्रेविटी का वर्क कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय mg 0 होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 होगा, ठीक है ना। और यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा, इस तरीके से इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है ना, ठीक है। लेट अस से जो फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर वो लग रहा है 10 न्यूटन के बराबर। लेट अस से फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। 10 लग सकता है क्या? छोटा कर लेते हैं उसको, छोटा कर लेते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। हमने लगा 1 न्यूटन के बराबर। लेट अस से द फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग हियर इज 1 न्यूटन, ओके। तो ये अगर 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा है तो इसका कितना वजन होगा? तो अब देखिए, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ये जा रहा है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और ये जा रहा है आगे, कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा बेटा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा? ये होगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स दैट इज 1, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 एंड माइनस में, तो -5 जूल इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। -5 जूल इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये इसका वर्क हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? इज दिस क्लियर? कोई परेशानी बेटा यहां पर आपको नहीं? 5 मीटर मैंने ले लिया और नेगेटिव ले लिया हमने। इस तरीके से हमने निकाला कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -5 जूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका आ चुका, ठीक है। अब यहां पर कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक हम स्लाइड यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक स्लाइड यहां पर हम ऐड कर लेते हैं और फिर यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था वर्क डन, वो था बेटा वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। और जब मैंने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कहा तो ये हो गया एफ डॉट डेल्टा आर। एफ डॉट डेल्टा आर को हमने सॉल्व करके लिखा एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो तरीका आपके सामने ये है एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, एक तरीका हमारे पास है बेटा एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर। ना क्या मीनिंग है इनका, इनका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मैंने कहा कि हमारे पास फोर्स एफ है और मैंने कहा कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है और ये है इनके बीच में एंगल थीटा, ये है इनके बीच में एंगल थीटा। तो अब मैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनके कंपोनेंट्स कर सकता हूं। या तो मैं फोर्स को डेल्टा आर के डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं या डेल्टा आर को फोर्स के डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। जब मैंने फोर्स को डेल्टा आर के डायरेक्शन में तोड़ा तो ये होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट कितना? एफ कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। या फिर मैं यहां पे क्या कर सकता हूं बेटा? मैं डेल्टा आर को ब्रेक कर सकता हूं। आई कैन ब्रेक डेल्टा आर इनटू टू कंपोनेंट्स। सो वन कंपोनेंट विल बी डेल्टा आर कॉस थीटा एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी डेल्टा आर साइन थीटा, ठीक। अब देखिए, जब मैंने f को ब्रेक किया तो आई हैव दिस f cos theta into delta r. So I can say that f cos theta is the component of force along displacement, and I can say that this is f parallel to delta r, force parallel to delta r. And what is this? This is delta r parallel to force, delta r parallel to force. So I can define work done as simply, अब मेरा cos theta भी कैंसिल हो गया, cos theta भी गायब हो गया मेरा बेसिकली यहां से, और क्या बचा? F पैरेलल इंटू डेल्टा आर या फिर F इंटू डेल्टा आर पैरेलल, ये बन गया। देखो इतना सिंपल फॉर्मूला बन गया। हमने यहां पर क्या किया? सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स था, इंटीग्रेशन हटा दिया, इंटीग्रेशन से मुक्ति मिल गई। वरना क्या बड़ा भयानक सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको बेटा? दो वेक्टर हैं, डॉट भी है, इंटीग्रेशन भी है, बड़ा भयानक फॉर्मूला है। उसको सिंप्लीफाई किया। क्या सिंप्लीफाई किया? पहले तो इंटीग्रेशन हटा दिया कांस्टेंट फोर्स के लिए, उसके बाद डॉट था, फिर डॉट हटा दिया, फिर थीटा था, फिर थीटा हटा दिया। अब क्या कहा? एफ पैरेलल इनटू डेल्टा आर या एफ इनटू डेल्टा आर पैरेलल, ठीक है। मतलब क्या करना है हमें देखना है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है,
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब हम इनके ऊपर लगाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चन के तो हम बात करेंगे नहीं, क्वेश्चन हमें लगाने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाने हैं। आइए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमें एज अ वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है। और हमें कहा गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है। तो हम यहां पे क्या दिया गया, हमें यहां पर सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है, एक्स बना लिया, एक वाई बना लिया। यहां पर हमें बोला गया कि एक पॉइंट हमारे पास ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। फिर हमारे पास क्या है एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,5 है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं आर इनिशियल वेक्टर, इसको मैं बोल सकता हूं आर फाइनल वेक्टर, ठीक है। और जब वो ए से बी तक गया तो आर बी माइनस आर ए इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इसका, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। मतलब एक रफ डायग्राम है ये, देखिए मैंने एग्जैक्टली देख के बनाया सर, ये तो दो था, ये -1 आपने -1 यहां पे बनाया, -1 यहां पे क्यों नहीं बनाया, कहीं भी बनाओ, मतलब कहने का मतलब था एक डायग्राम इस तरीके का बनेगा आपका, एक आर आई होगा, एक आर एफ होगा, एक डेल्टा आर वेक्टर होगा। अब देखो आर आई वेक्टर कितना है, आर आई वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। आर फाइनल कितना है आपके पास, आर फाइनल आपके पास है -1i कैप प्लस 5j कैप। नाउ व्हाट इज डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर है आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर कितना है -1i कैप प्लस 5j कैप माइनस आर इनिशियल कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप है। आइए -1 -2 -3i कैप हो गया, 5 - 3 प्लस 2j कैप हो गया, ये हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर हो गया, ये हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर हो गया। सो डेल्टा आर वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप, ये हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर हो गया। वंस वी गेट डेल्टा आर वेक्टर वी हैव फोर्स गिवन बाय दिस, एंड बिकॉज ये वेक्टर टर्म्स में आ रही हैं तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर F डॉट डेल्टा आर वेक्टर, F बराबर F डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। आइए देखते हैं F कितना है 2i कैप है, -3j कैप है, प्लस 4k कैप है, और इसको डॉट लेना है, -3i कैप है प्लस 2j कैप है, प्लस 2j कैप है। जब डॉट लेते हैं हम यहां पर तो कितना आएगा -3 और 2 -6। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि i को i से करेंगे तो 1 आएगा, i को j से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मैंने i को i से किया तो i और i तो 1 हो गया, -3 और -2 किया तो -6 बचेगा, तो -6 आ गया। बट जब मैंने i वाले को j वाले से किया तो बेटा कितना आएगा 0 आएगा। वापस आते हैं -3, अब देखो j को i से करूंगा तो भी 0 आने वाला है क्योंकि 90 डिग्री पे होंगे वो, j को j से करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 एंड प्लस 2, -3 एंड प्लस 2 कितना हुआ बेटा -3 एंड प्लस 2 कितना हुआ -6, वापस से हो गया ये, और k यहां तो k है ही नहीं तो प्लस 0 हुआ, पता है क्या बेटा -12 जूल्स, -12 जूल्स हमारा आंसर आ गया, -12 जूल्स, दैट इज द वर्क डन, -12 जूल्स का वर्क डन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये वर्क डन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो ये करना है, जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो ये करना है, और जब एंगल दिया था तो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया था। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं, ठीक है, कि जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F पैरेलल इंटू डेल्टा आर या फिर F इंटू डेल्टा आर पैरेलल। इस फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा कि 3 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये F है ही, एक ये mg है, और यहां पर एक हिंज फोर्स है जिसके बारे में हमें पता नहीं कि कितना लग रहा है, कहां लग रहा है। लेकिन mg फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, F फोर्स हमेशा राइट में लग रहा है, हिंज फोर्स हमेशा इस पॉइंट पे लग रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होगा। ये एक वेरिएबल फोर्स होगा, ये कैसा फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है। mg और F कैसे फोर्स हैं, कांस्टेंट फोर्स हैं। अभी तक हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना सीख लिया है, लेकिन यहां पर मैं इसका भी आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। खैर इसकी जो लेंथ थी बेटा वो L थी, ठीक है, इसके लेंथ हमें L दे रखी है। अब क्वेश्चन पूछा रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स mg, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F हिंज। इनका वर्क डन निकालना है जब तक रॉड
यहां से लेकर यहां तक आती है। जब आप F फोर्स का वर्डन निकालेंगे तो F हमेशा राइट में, F हमेशा राइट में लग रहा है। ठीक है, तो किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे बेटा? F जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। F जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो ये है, सॉरी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो बेटा ये है। ठीक है, लेकिन हमें इस डिस्प्लेसमेंट से भी मतलब नहीं है, हमें इस डिस्प्लेसमेंट से भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है हमें इस डिस्प्लेसमेंट से? क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। ये पार्टिकल भले यहां से लेकर यहां तक गया है, ये पॉइंट भले यहां से लेकर यहां तक गया है, ठीक है ना, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें पूरी डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें केवल चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो हमें देखना है ये पॉइंट राइट में कितना गया है, ये पॉइंट राइट में कितना गया है, राइट में कितना गया है। देखो ये था यहां पर और यहां पहुंचा, तो राइट में कितना गया, यहां था यहां पहुंचा, राइट में कितना गया, तो राइट में तो एल ही गया ना यहां तक, राइट में इट हैज ट्रेवल्ड ओनली एल, बाकी ऊपर गया है एल के बराबर, राइट में तो केवल एल ही गया है ना ये, तो वी रिक्वायर ओनली दिस डिस्टेंस, राइट, सो दिस इज ओनली एल, दिस इज ओनली एल, राइट। तो वर्क डन बाय द फोर्स F विल बी, तो फोर्स भी राइट में लग रहा है, ये जा भी राइट में रहा है, तो वर्क डन विल बी F इंटू एल, वर्क डन विल बी F इंटू एल। आई बात समझ में आपको? अगर नहीं समझ में आ रही तो एक और तरीके से कर सकते हो, आप कह सकते हो फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा सर 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है और ये साइड बराबर है, तो 45। अच्छा ठीक है जी, अब देखते हैं तो एक और तरीका क्या है हमारे पास, फोर्स कितना F, डिस्प्लेसमेंट कितना रूट टू एल, एंगल कितना 45, √2 cos 45 कट जाएंगे, F इंटू एल हमारा आंसर निकल जाएगा, F इंटू हमारा आंसर निकल जाएगा। बट थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, बट हम अपना आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से भी, F इंटू एल इज गोइंग टू बी आवर आंसर। व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ mg का फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द फोर्स ऑफ mg? तो देखिए mg सेंटर ऑफ मास पे लगता है। फिलहाल के लिए आपने अगर सेंटर मास नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए सेंटर पे लग रहा है, ठीक है ना। आगे चल के बताएंगे सेंटर मास क्या होता है। काफी सारे केसेस में सेंटर मास सेंटर पर रहता है पर कंपल्शन नहीं है, ठीक है, पर यहां पे सेंटर मास सेंटर पर ही है, ठीक है। तो अगर सेंटर पर सेंटर ऑफ मास है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो इस पॉइंट का वर्क डन, इस mg का वर्क डन कितना होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो बेटा ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, यहां से वहां गया, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप mg का वर्क डन लिखेंगे तो क्या आप ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे? नहीं, आपको ये डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो mg जो फोर्स है ये वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल नीचे की तरफ लग रहा है, बट पहले कहते हैं वर्टिकल लग रहा है, फिर नीचे ऊपर की बात कर लेंगे। mg is acting vertically, if mg is acting vertically तो आपको देखना है कि जिस पॉइंट पर mg लग रहा है वो पॉइंट वर्टिकली कितना चला, वो पॉइंट वर्टिकली कितना चला, ठीक है ना, मतलब ऊपर या नीचे कितना आ गया। तो देखो ये पॉइंट यहां पर था, फिर यहां आ गया, यहां पर था, यहां आ गया, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, तो बेटा ये l/2 ऊपर गया, ये l/2 ऊपर गया। जो ये वाला पॉइंट था ना बेटा, ये l/2 ऊपर गया, बिकॉज ये पॉइंट l/2 डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और mg नीचे लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, उल्टे जा रहे हैं, इसलिए वर्क डन होगा नेगेटिव, वर्क डन होगा नेगेटिव। कितना वर्क डन होगा बेटा? mg जो नीचे लग रहा है, ऊपर कितना गया l/2, सो माइनस mg l/2 माइनस mg l/2, दैट इज द वर्क डन बाय mg, माइनस mg इंटू l/2 माइनस mg इंटू l/2, दैट इज द वर्क डन बाय mg। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ गए? चलिए, हिंज पे लगने वाला वर्डन कितना है? तो बेटा हिंज भले ही वेरिएबल फोर्स है और अभी हमें वेरिएबल फोर्स का वर्डन निकालना नहीं आता, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि जिस पॉइंट पर ये लग रहा है वो पॉइंट चल ही नहीं रहा, वो तो फिक्स है, वो तो यहीं कहीं बैठा हुआ है, ये घूम रहा है लेकिन ये पॉइंट चल नहीं रहा। तो हिंज जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है बच्चा, समझ में आया आपको?
बढ़िया से देखिए, हो सकता है कि रिपीट करके देखना पड़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम भन्नाट माया वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बढ़िया से इसको आपको देखना है। पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तब क्या करना है। तो देखो बेटा, अगर फोर्स वेरिएबल हुआ ना तो हम इंटीग्रेशन से बच नहीं पाएंगे, तब हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन तरीका हमारे पास क्या रहेगा, जैसे कि हमारे पास कहते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इट इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर से ये वेरिएबल भी हो सकता है, ऊपर से ये वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हमें सबसे पहले इसको तोड़ना है। हम बोलेंगे फोर्स क्या है, फोर्स है इसका एक्स कंपोनेंट, सॉरी फोर्स है इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, ठीक है ना, आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप तीन कंपोनेंट में लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगता है, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप लगता है, जेड कंपोनेंट के साथ के कैप लगता है, डॉट। सिमिलरली जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी उसको भी आप तीन डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, कि कुछ एक्स में गया होगा dx, कुछ वाई में गया होगा dy, कुछ जेड में गया होगा dz। आई बात समझ में आपको? बहुत सिंपल। Now we can take the dot product. Now we can take the dot product. Let's see what comes after taking the dot product. तो क्या हो जाता है, आपको i को i से करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना होगा, k को k से मल्टीप्लाई करना होगा। That is how we take the dot product. i को i से, j को j से, k को k से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। That is how we take the dot product. So fx dx प्लस fy dy, या अगर और एक थोड़ा सा स्टेप लिख देते हम तो कंफ्यूजन थोड़ी सी कम होगी। मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया इससे तो एफ एक्स डीएक्स आएगा, इनसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। जे कैप को जे कैप से करूंगा तो कितना आएगा बेटा, एफ वाई डी वाई आएगा, और इधर करूंगा तो एफ जेड डी जेड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन को अंदर ले जाता हूं, आई कैन राइट दिस एज एफ एक्स डी एक्स, जो मैं एक स्टेप पहले लिख रहा था, बट आपके लिए मैंने एक और उसको इलैबोरेट कर दिया कि किस तरीके से हम इसमें आ रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन करके कैसे लिख रहे हैं। आई थिंक अब आपको बढ़िया से इसको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चा, सो वर्क डन इज एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड होता है। दैट इज हाउ वी राइट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपको खाली एक्स कंपोनेंट मिले तो इनको जीरो रख देना, केवल वाई कंपोनेंट मिले तो इनको जीरो रख देना, दो मिले तो तीसरे को जीरो रख देना। तो जो मिलेगा उसको यहां पे लिखना है और सॉल्व करके अपने आंसर को निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के तो मजा नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ में आएगा कि हमें हमारा आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स, और फोर्स कितना दे रखा है आपको, फोर्स आपको दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये आपको फोर्स दिया हुआ है, ठीक। अब देखो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। हमें कैसे मालूम पड़े कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो जब भी वो वेरिएबल होगा, ठीक है, तो उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे। जब वो वेरिएबल होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। अगर फोर्स लिखा जाए कुछ इस तरीके से 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2 एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है। 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 3 है, 3 भी ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। लेकिन x और y क्या है, x एंड y आर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बिकॉज वेरिएबल्स आ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है। फोर्स क्या है बेटा, वेरिएबल फोर्स है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर ये एक वेरिएबल फोर्स है तो अब हम जानना चाह रहे कि इसका वर्क डन कितना है, इसका वर्क डन कितना है। अब इसके फोर्स का जो वर्क डन है ना, वो हम ऐसे नहीं सकते कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स क्या है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। नाउ हमें कैसा लिखना है फोर्स का वर्क डन, हमें लिखना पड़ेगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड, ये लिखना पड़ेगा हमको। दैट इज हाउ विल राइट द वर्क डन, ठीक है। तो पहली बात, यहां पे के कैप तो है ही नहीं, के कैप तो है ही नहीं, तो इसको भूल जाओ, ये लिखना ही नहीं है आपको, केवल ये दोनों लिखने होंगे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन।
जो आई कैप के साथ होता है वो एफ एक्स होता है, जो आई कैप के साथ होता है वो एफ एक्स होता है, मतलब एक्स डी एक्स। जे कैप के साथ क्या है 2y, तो 2y dy। ये आ गया। अब हमें लिमिट भी डालनी है, तो x इज वेरिंग फ्रॉम 2 to -1। बड़े ध्यान से देखना, लिमिट ये डालनी है। x इज वेरिंग फ्रॉम 2 to -1, 2 to -1, 2 to -1, ठीक है। सो 2 होगा लोअर लिमिट, 2 से -1 ये है अपर लिमिट। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में जो पहला कोऑर्डिनेट है ना वो आपको क्या है, वो x है। तो x की वैल्यू 2 से -1 तक जा रही है, तो 2 से -1 तक जा रही है, ऐसे लिखेंगे। जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 से 5 तक जा रहा है, वो 3 से 5 तक जा रहा है, 3 to 5 हो गया, ठीक है क्या। 2 से -1 एंड 3 से 5 हो गया, ये हमारे पास आ गया। ओके भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 2 से -1 2, y dy का इंटीग्रेशन होगा y²/2, 3 से लेकर 5, 2 से कर गया 2, ठीक है। आइए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा ये। तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, x², और इसकी लिमिट है बेटा 2 से लेकर -1, और यहां लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालेंगे तो 5, लोअर लिमिट डालेंगे तो 3, ये आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 1/2 -1 का स्क्वायर अपर लिमिट डाली, और फिर लोअर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 - 9 हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा, और 25 - 9 कितना होता है, 16 होता है ना, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा -3/2 + 16, सो 32 - 3 29/2 जूल्स इज आवर आंसर। इस तरीके से अपना आंसर हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है बेटा, अब आपके लिए एक चैलेंजर आ गया, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर सच बताऊं तो ये इरोडोव से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, बट चैलेंजर है, ठीक है। तो आप करें इसको। इसमें उलझाने वाली बात क्या है, क्योंकि लीग से हटके है क्वेश्चन ये। उलझाने वाली बात क्या है, उलझाने वाली बात ये है आई कैप के साथ वाई है और जे कैप के साथ एक्स है। आई कैप के साथ वाई है और जे कैप के साथ एक्स है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, ये चिंता करने वाली बात नहीं है, अगले लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। इट्स अ चैलेंजर, ट्राई करिए, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। जो नीट में बच्चे हैं उन्हें करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि वर्क निकालना है इस फोर्स के कारण, ठीक है, और पार्टिकल मूव कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन सामने लिखा है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा वर्क डन बाय ग्राफ्स की। ग्राफ के जरिए हम किस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने कहा था कि ग्राफ जो है ये 1 डायमेंशनल मोशन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। तो मे बी यहां पर एक एफ फोर्स आप दिखा सकते हैं, यहां पर या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा या तो जेड आएगा, ठीक है। तो फोर्स या तो एक्स में लगेगा या तो वाई में लगेगा या जेड में लगेगा। तो मान लेते हैं फोर्स एक्स में लग रहा है, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो केवल इंटीग्रेशन एफ dx बचेगा और वाई और जेड वाला केस खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक। तो अब देखिए, अगर हम यहां पर एक स्ट्रिप काट लेते हैं और हम कह रहे हैं x डिस्टेंस पर ये फोर्स F है, तो ये बेटा x + dx होगा, और जो ये थिकनेस है इसकी ये dx होगी। और अगर हम देखें F × dx का मतलब क्या होगा, वो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया होगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया होगा। सो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस dA, दैट मींस एरिया अंडर ग्राफ। कौन सा ग्राफ, fx ग्राफ। दैट इज हाउ वी राइट द वर्क डन। वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स x ग्राफ, फोर्स पोजीशन ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो होगा वर्क डन, ठीक है बच्चों। ओके, आइए अब क्वेश्चन में आपको f और x के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है और उसका ग्राफ आपके सामने है, तो 0 से लेकर 5 मीटर तक, तो 5 मीटर तो बेटा यहां तक खत्म हो गया। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, 0 से लेकर 5 मीटर तक कहा गया है, ठीक है ना। तो 5 तो यहां पे खत्म हो गया,
दैट मीन्स यहां तक कितना वर्कडन है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये लाइन आ रही है कुछ यहां तक, ये 20 है, ये 40 है, तो ये 30 होगा और ये 35 होगा। तो 35 न्यूटन का ये फोर्स यहां पे आ रहा है। ठीक है, ये है 5 यहां पे, ठीक, ये है 5 यहां पे। सो हाउ टू फाइंड द वर्क डन? विल फाइंड द वर्क डन इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस एरिया। हम अगर ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, विल गेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स F। ठीक है, बाय दिस फोर्स F। नाउ ये किस शेप में है बेटा? दिस इज द ट्रेपीजियम। ये क्या है बेटा? ट्रेपीजियम है। एंड वर्क डन बाय ट्रेपीजियम क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा? ये होता है सम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। नाउ इस ट्रेपीजियम के अंदर कौन सी साइड्स पैरेलल हैं? तो बेटा एक तो साइड मुझे ये दिख रही है और दूसरी साइड मुझे ये दिख रही है। क्या ये और ये पैरेलल है? नहीं, बट ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो बेटा ये हाइट है 10 की और जो ये हाइट है ना ये है 35 की। एक 10 की हाइट है, एक 35 की हाइट है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड में डिस्टेंस है कितना है बेटा? वो 5 है। ये 5 मीटर हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे बेटा? देखो हम यहां पे कहेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 10 प्लस 35 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो कितना है बेटा? 5 मीटर है। जो कितना है बेटा? 5 मीटर है। ये आ जाएगा तो कितना? 35 प्लस 10 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 35 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करते कितना आएगा बेटा? ये आएगा बेटा 522 डिवाइड बाय 2, 112.5 joules is the work done. 112.5 joules is the work done here. ठीक है, तो ग्राफ से कैसे निकालना है ये आपको बात समझ में आई। हाँ, अब इसमें एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि अगर ग्राफ के अंदर आपको कुछ पोर्शन ऊपर दिया जाए तो ये पॉजिटिव एरिया होगा और ये नेगेटिव एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब सम करेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और अल्टीमेटली क्या होगा? टोटल कम आ जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल जो माइनस वाला जितना एरिया नीचे होगा ना उसको पॉजिटिव वाले में से हटा देंगे उतना एरिया को। ठीक है, आ रही बात समझ में? बाकी नॉर्मल है, इसी तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा ग्राफ के लिए भी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में, पढ़ते रहिएगा। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।